इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। तुरफ़ा तमाशा की आज है एपिसोड नंबर 54। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे दोस्त, हमारे शो के एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो कि काफ़ी आजकल जिसके मुतालिक बात की जा रही है। बहुत सारे ममालिक में आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नेबर्स होते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान की तरह जो मामला होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भी जो है वो इस तरह के मामला हो रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है वो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ना हो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जिसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो रशिया और यूक्रेन के मुतालिक आज हम बात करना चाह रहे हैं कि उनके आपसी जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या और इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है और क्या आने वाले वक्तों में ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। और मेरा ये कहना कि अपनी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, इसका क्या मकसद और मतलब है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे सलमान भाई से। सलमान भाई, क्या कहिएगा? थोड़ी-सी मैं आपसे हिस्ट्री जानना चाहूँगा रशिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है इस हवाले से, और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि क्या पूरी दुनिया को ये अपनी लपेट में ले सकता है या नहीं? जी। जी अहमद, जैसा कि आपने तमीज़ में कहा कि मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं। अगर आप हिस्ट्री की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपने कोल्ड वॉर देखी जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अरसे तक कोल्ड वॉर चली, सबको पता है। अब तो बल्कि ये ज़बान ज़द-ए-आम एक फ्रेज़ हो गया था कोल्ड वॉर। लोग अपने पर्सनल उसके रिलेशंस में भी यूज़ करने लग गए थे ये फ्रेज़ कि कोल्ड वॉर है हमारे दरमियान। तो हिस्ट्री की अगर नज़र डालें तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि कोल्ड वॉर की तरह के भी होते हैं और एक्टिव वॉर भी हो रही होती है उसमें। जब हम बात करते हैं, हम कोई टॉपिक चूज़ करते हैं तो अपने व्यूअर्स के बात बताते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस इस कदर ज़्यादा होती है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स के दरमियान से उसको चूज़ करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम कोई इर्रेलेवेंट बात करने जा रहे हैं। दुनिया की वो चीज़ें हैं जो कि जिन जिन डायनामिक्स का असर आप पे आता ही आता है। और ये जो आज हमने चूज़ किया है रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सिवाय एक सुर्खी के इसके अलावा बताते नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी सी डीप पेनिट्रेशन की जाए ताकि पता लगे कि पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक मफाद हैं वो कहाँ अलाइन होते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट के जो है वो कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम बात करते थे कि तुरफ़ा तमाशे के तवज्जुह से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, कभी हम इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, कभी जियो स्ट्रेटेजिक, कभी जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिकल, कभी समाजी मसले पे। तो कहने का मतलब है जब हम इंटरनल मामला पे जाते हैं तो ये ऐसे ही है। इसकी हम एनालॉजी इस तरह आपको देंगे कि जैसे जूम इन और जूम आउट होता है ना। जब हम जूम इन और जूम आउट करते हैं किसी पिक्चर पे, जब हम जूम इन करते हैं तो हम बेसिकली इंटरनल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के, और जब हम जूम आउट करते हैं तो हम पूरा एक ग्रेटर जियो स्ट्रेटेजिक जो है वो बर्ड्स व्यू में देख रहे होते हैं, बर्ड्स आई व्यू में, कि देखें यहाँ से अगर देखें तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में इधर और इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये बेसिकली जूम इन और जूम आउट वाली बात है जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की या उसकी बात करते हैं। देखिए, रशिया और यूक्रेनियन, थोड़ा सा मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट बता दूं ताकि व्यूवर्स को थोड़ा पता लगे, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको बिल्कुल ब्लैकआउट नजर आएगा इस बारे में। कोई आपको नहीं बता रहा कि क्या है, क्यों है, कैसे है। बस ये बात हो रही है कि भाई यूक्रेन और रशिया सामने आमने खड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है।
हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट के बगैर, अगर आप पस मंज़र के बगैर आप किसी भी चीज़ को अगर हल करने के लिए या समझने की कोशिश करेंगे तो आप नाकाम होंगे, ये बात आप रख लें। और उसके लिए आपको हिस्ट्री में ज़रूर जाना पड़ेगा। देखिए मैं ज़रा आप तेज़ी से बताता रहा हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है बेसिकली जो फड्डा है 2014 में, अगर आप देखें 2014 में क्राइमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया था, यानी अपने साथ मिला लिया था, और एक बुलेट भी नहीं चली। 2 हफ्ते का जो है वो मिलिट्री माइट दिखाई गई और जो है वो एनेक्स कर लिया गया क्राइमिया को। अब क्राइमिया वो एक एरिया है, वो पेनिनसुला है, मतलब पेनिनसुला इसे कहते हैं कि इसके 3 तरफ जो है वो पानी होता है, और वो 3 तरफ जो पानी है वो ब्लैक सी है, जिसको हम ब्लैक सी कहते हैं। क्राइमिया की इंपॉर्टेंस इस कदर है कि जो क्राइमिया को होल्ड करेगा वो बेसिकली ब्लैक सी पे हुकूमत करेगा, और जो ब्लैक सी पे हुकूमत करेगा तो ब्लैक सी का मतलब ये है कि ब्लैक सी का जो एक्सेस है वो थ्रू इस्तांबुल अगर आप जाएं तो सी ऑफ मार्मरा, और फिर सी ऑफ मार्मरा से आप मेडिटेरियन तक का एक्सेस आपको मिल जाता है। अब आपको जरा समझिएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब दोबारा से जो बात हो रही है वो अब ये बात हो रही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, और नेटो आपको पता है कि वेस्ट के जो है वो मिलिट्री विंग है, ये जो मिलिट्री जुडियो क्रिश्चियन अलायंस है, जो कि आपको पता है पूरी दुनिया में जो है वो जंगें बर्पा करता रहता है, और उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है कि वो पूरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चली इसीलिए रहा है कि वॉर होती है। हमने बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि आप ये मुझे बताएं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चलेगा, उसके रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा जब तक कि कोई जंग नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये तो बात आप समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो नेटो जो है वो मिलिट्री विंग है वेस्ट का, और यूक्रेन को अब वो क्या कर रहे हैं कि वो नेटो का मेंबर बनाने लगे। और नेटो का मेंबर बनाने का मतलब आप समझ लें, नेटो का मेंबर बनाने का मतलब है कि आप यूक्रेन में वो तमाम मिसाइल और वो तमाम वेपनरी उसको प्रोवाइड करेंगे, और उसका मतलब ये है कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे नेटो आके बैठ जाएगा। यानी अगर यूक्रेन उसका मेंबर बन जाता है तो वो रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे यूक्रेन का बॉर्डर लगता है और हो जाए। और रशिया का मसला ये है कि ये यूक्रेन जब सोवियत यूनियन था ये उसी से टूट टूट के ये सब चीजें बनी थी। तो रशिया ये नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में जो उसी से कंट्री अलग हुए हों उसी में नेटो का तसल्लुत हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता जो रशिया की इंसर्कलमेंट हो रही है, हमने पहले ही आपको बताया रोमानिया में मिसाइल नस्ब है, पोलैंड में मिसाइल नस्ब है, वैसे ही रशिया की इंसर्कलमेंट हो चुकी है, आपको पता है अगर नेटो के थ्रू आप देखें तो वो ये नहीं चाह रहा कि एक और मुल्क जो कि यूक्रेन है, जो कि अब इतना करीब है कि कहा जाता है कि अगर यूक्रेन में मिसाइल नस्ब हो गए, जो कि नेटो का मेंबर अगर वो बन गया और सारी वेपनरी उसको प्रोवाइड कर दी गई, तो विद इन अ मिनट्स जो है वो रशिया के जो मेन जो शहर हैं वो निशाने पे आ जाएंगे। अमेरिकन टोमाहॉक जो क्रूज मिसाइल्स हैं और जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज में आ जाएंगे, और ये रशिया को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं है तो रशिया ये पूरी कोशिश कर रहा है और फोर्स भी यूज कर रहा है और डिप्लोमेटिक फोर्स भी यूज कर रहा है कि कहीं जो है वो यूक्रेन जो है वो नेटो के कैंप में ना चला जाए, फुली वो मेंबर ना बन जाए, तो वो उसको रोक रहा है और यूक्रेन को थ्रेट कर रहा है कि अगर आप नेटो का मेंबर बने। और वो क्यों कर रहा है कि अगर वो, क्योंकि देखें नेटो यूक्रेन को ये बात नहीं पता कि वो यूज हो रहे हैं नेटो के हाथों। आप ये बात हमने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे, यूक्रेन को यूज किया जा रहा है। देखिए आपको लगता है, और जो वेस्ट में पूरा वेस्ट का जो प्रेस देख लें और मीडिया देख लें वो क्या बोल रहा है कि हमें यूक्रेन के लोगों की फिक्र है। आपको पता है आपको पता है ये नैरेटिव आपने बहुत दफा सुना है। इराक में ये WMDs के नाम से आ गए थे, याद है आपको, कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये मसला है। वो सद्दाम हुसैन ने कुछ नहीं किया था, जबकि वो WMDs के बहाने से जब वो प्रीटेक्स्ट बना के आए उसके बाद 1 मिलियन इराकियों का कत्ल हुआ है, आपको पता है, जब ये लोग आ गए। तो ये आते ऐसे हैं कि ये पीस कीपर बन के आते हैं कि भाई हम पीस मेंटेन करने आ रहे हैं, और ठीक है ना, लेकिन होता क्या है बाद में कि पता लगता है कि यही सबसे बड़े जालिम है। तो यूक्रेन के आवाम को ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वेस्ट के प्रेस की तरफ से कि देखें हम आपको रशिया के जो है ना इन्वेजन से बचाने लगे हैं, तभी ये होने लगा है। मैं पुतिन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूँ, उन्होंने यूक्रेन के जो है हंगरी के जो है प्रेसिडेंट है उनके साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल की बात है ये। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको डर है रशिया से तो आप जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करते हैं। ये नहीं हो रहा। जो स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, जो स्ट्राइक करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो मिसाइल नस्ब करने की बात हो रही है। तो ये देखें आप, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एग्रेसिव मोड में है नेटो और वो यूज करना चाह रहा है यूक्रेन को एज ए टूल। रशिया ने क्या किया, इसको कंटेन करने के लिए अपने तकरीबन 1 लाख के ऊपर जो है वो अपने जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ लगा दिए हैं, मतलब अपनी बॉर्डर के साथ, जो यूक्रेन के साथ जो उनकी बॉर्डर मिलती है उस पर लगा दिए हैं, ताकि एक एक्सक्यूज मी
उनको प्रेशराइज किया जाए कि देखिए ये नहीं कीजिएगा, ये रेड लाइन है मेरी, ये आप मत क्रॉस कीजिएगा, आप मेंबर मत बनिएगा नेटो के, आपको हमसे क्या डर है, वैसे भी हम तो आपको कुछ नहीं कर रहे। देखिए अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही आप नेटो का मेंबर बन जाएंगे, तो नेटो का मेंबर बनने का मतलब है नेटो की फिर जुरिस्डिक्शन बन जाएंगे आप, और नेटो आपके आगे आपको वेपनरी देगा और बैलिस्टिक मिसाइल देगा और स्ट्राइक मिसाइल की कैपेसिटी देगा, और आपके बिल्कुल बॉर्डर पे रशिया, तो रशिया को ये जो इमिनेंट थ्रेट है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि आप मीडिया में अगर बात सुने, अगर आप बिल्कुल लेमैन की तौर पर टीवी खोलें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे रशिया एग्रेशन करने लगा है। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट खोल के बयान किया है कि मसला हुआ क्या है। और मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं। देखिए ये जो इलाका है क्राइमिया का, जिसको मैंने बोला कि अगर क्राइमिया को आप होल्ड करते हैं तो आप ब्लैक सी को होल्ड करते हैं, और ब्लैक सी को होल्ड करते हैं तो आप फिर इस्तांबुल के थ्रू आप सी ऑफ मारमारा और मेडिटेरियन तक आ जाते हैं। मेडिटेरियन के एक्सेस का मतलब है आप पूरे यूरोप को, साउथ यूरोप को आप जो है वो देख सकते हैं। अब आपने देखो नेटो ने किया, देखिए आपने नेटो ने किया क्या, नेटो ने गेम क्या किया, और जरा हम अपने लोगों को बोलेंगे थोड़ी स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर सोचना शुरू करें। ये जो सुपरफिशियल अप्रोच है ना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की, इससे निकले और क्रिटिकल थिंकर बने, और अल्लाह ताला आपको सलाहियत दे, वो इनसाइट दे। कहने का मतलब यह है कि नेटो ने किया क्या, नेटो ने तुर्की को अपना मेंबर बनाया हुआ है। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, तुर्की को अपना मेंबर बनाया हुआ है। तुर्की को मेंबर बनाने का मतलब यह है कि जो इस्तांबुल से थ्रू जो ब्लैक सी की स्ट्रिप होके गुजरती है, जो इस्तांबुल के थ्रू सी ऑफ मार्मारा तक होती है, अब रशियन जो फ्लीट है वो वहां से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। अब तुर्की को ये कब बात समझ में आएगी कि तुर्की भी यूक्रेन की तरह यूज हो रहा है नेटो के हाथों, लेकिन तुर्की को ये बात कब समझ में आएगी? हमारे दोस्त हैं बहुत, हमारी हमारी जो मुस्लिम ब्रदरहुड है आपको पता है, बहुत अच्छी रिलेशन है, पीपल टू पीपल सब पता है, हमारे दोस्त यार भी, मेरे अपने पर्सनली भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है, लेकिन उनको एक सजेशन देने का मतलब है कि आपको भी यूज किया जा रहा है, नेटो आपको यूज कर रहा है, कि रशिया को कंटेन किया जा रहा है कि ब्लैक सी के थ्रू उसका फ्लीट निकल के मेडिटेरियन तक ना आ जाए। आपको वहां पे चौक किया हुआ है, उस पॉइंट को चौक किया हुआ है आपके थ्रू, कि आपके थ्रू ही जाएगा तो आप नेटो का मेंबर हो। और टर्की में भी जो है, तुर्की को भी जो मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है अमेरिका ने और नेटो ने, वो दिया हुआ है। तो तुर्की को ये बात समझनी चाहिए कि आप रशिया से अच्छे रिलेशनशिप रखें, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट वो जो है वो नेबरहुड है, और अमेरिका तो देखें अटलांटिक के उस तरफ जाके बैठा हुआ है। तो आपको पहले अपने नेबर से बनानी चाहिए, और आपको ये देखना चाहिए कि एग्रेसर कौन है, जालिम कौन है, कौन सा वो नेटो है ये रशिया है। रशिया ने आप मुझे बताएं सोवियत यूनियन के बाद कितने मुल्कों पे इन्वेजन किए? आप अपने व्यूअर्स को बोलेंगे, आप जाएं होमवर्क करें, कुछ भी नहीं। लेकिन अमेरिका क्या बोल रहा है और नेटो क्या बोल रहा है कि रशिया इन्वेड करने लगा है। रशिया ने तो कुछ नहीं किया, और रशिया ने अभी भी, जो रशिया ये गलती नहीं करेगा, देखिए आप मेन स्ट्रीम में ही सुन रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा, रशिया ये गलती नहीं करेगा। अगर ये गलती करी रशिया ने तो क्या होगा, नेटो और अमेरिका को प्रीटेक्स्ट मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा, और बहाना लेके वो जंग छेड़ सके। आपको पता है कि ये जंग के लिए कितने उतावले हो रहे हैं, आपको पता है ये कितने उतावले हो रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एक और जंग चाहिए, एक और बड़े पैमाने पे जंग चाहिए, ताकि उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चल सके। और ये तो फसाद फिल अर्द करने वाले हैं। सूरह बकरा में इनके लिए क्लियर बताया गया है, सूरह बकरा के स्टार्ट में बताया गया है, अल्लाह ताला ने क्लियर बताया है कि ये आते हैं अपने आप को अमन का जो है राही बन के, और पीस कीपर अपने आप को बताते हैं, और हैं कौन ये? फसाद फिल अर्द करने वाले। ये सूरह बकरा के शुरू में बताई गई ये बात। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि कोई जंग छिड़ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए, और जो कि कन्वर्ट हो जाए। हमने आज का ये टॉपिक रखा है इसलिए कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए, क्योंकि रशिया के पास न्यूक्स हैं, नेटो के पास न्यूक्स हैं, और आपको पता है जब जंग स्टार्ट होती है तो किसी को नहीं पता होता कि अब ये कहाँ जाएगी और कहाँ तक फैलेगी। और ऑलरेडी रशिया की इंसर्कलमेंट हो रही है, तो रशिया नहीं चाहता कि एक और कंट्री यूक्रेन हॉस्टाइल हो जाए और नेटो के कैंप में चला जाए और नेटो का मेंबर बन जाए। और नेटो का मेंबर बनने का मतलब है उसके वेरी बॉर्डर पे वो मिसाइल सिस्टम और वेपनरी लगा दी जाएगी, जो कि विद इन अ मिनट्स रीच कर सकते हैं रशियन सिटीज को, टारगेट कर सकते हैं। तो रशिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि कंटेन करें, और इसके लिए उसने चाइना से राब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि चाइना को कि हम साउथ चाइना सी में आपकी मदद करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्वाड बना है, हम अक्सर बता देते हैं क्वाड बना है जी, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने जो चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड बनाई है साउथ चाइना सी में। रशिया ने बोला हम आपकी वहां मदद करेंगे, लेकिन आप हमारी यहां मदद करें यूक्रेन और वाले कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये दोनों अग्री हो चुके हैं। अब आ जाए आप पाकिस्तान के उसमें। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है?
अब पाकि देखें, और मैंने आपको बताया कि हमने टॉपिक में बोला कि ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को। कैसे? आप देखें कि ब्रेंट जो है वो $90 पर बैरल को क्रॉस करने जा रहा है, $90 को टच कर चुका है, और आपको पता है ऑयल प्राइसेस बढ़ते चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगे आपके यहाँ, और पेट्रोल के प्राइस का मतलब है कि फिर वो स्टेबुलस होंगे, मजीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो आपके भी मफाद में ये है कि किसी तरीके से अफवाह व तफहीम से हल हो जाए मामला। अब आपके आपके पास क्या चिप है, आपके पास क्या वो प्रेशर है? आप तुर्की को समझा सकते हैं ये बात कि एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाए इस सिचुएशन में। लेकिन वही वाली बात है कि आप मेंबर हैं नेटो के, और नेटो आपका पूरा प्रेशर कर रहा है कि आप जो है वो रशिया पे प्रेशर रखें। यहाँ पे यूक्रेन को पूरी, और यूक्रेन से तुर्की ने भी डील की है बाकायदा, उनको वेपन प्रोवाइड किए जा रहे हैं तुर्की की तरफ से। अब आप देखें कि हमारे मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम वर्ल्ड जो कितने नाइव है और किस तरीके से ये वेस्ट के हाथों में यूज़ होते हैं। पहले भी हम यूज़ होते आए हैं, हमारा मुस्लिम वर्ल्ड पहले भी यूज़ होता हुआ है उम्मा, और आज भी यूज़ होते हुए हैं। चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे तुर्की हो, देखें कहीं ना कहीं वो आपको यूज़ करते हैं। जहाँ उनको चाहना होता है, चाहते हैं कि वो आपको यूज़ करें, वो आपको यूज़ करते हैं। आपको एक सेन लीडरशिप की ज़रूरत है मुस्लिमों में, जो कि कम से कम ये सेल कर सके अपना पॉइंट, कि तुर्की को ये समझा सके। आज किसकी ये पोजीशन है कि तुर्की को, आज तुर्की के कौन इतना करीब है मुस्लिम मुल्कों में जो उनको जाके ये बता सके कि देखें ये गेम हो रहा है और ये ग्रेटर गेम है, और आपको इसमें जो है ना वो रिफ्रेन करना है, आपने रिस्ट्रेन दिखानी है, आप नहीं जाएं आगे। क्योंकि अगर पहली बात तो, अव्वल बात तो ये है कि आप नेटो की मेंबरशिप से बैक हो जाए, वरना नेटो आपको एवरी नाउ एंड देन कहीं ना कहीं यूज करेगा। और अगर खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे वॉर ब्रोक हो जाती है और छिड़ जाती है यहाँ पे, तो आपको पता है क्या होगा कि जो रशिया के फ्रंट पे नेटो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? आपको पता है? तुर्की। बिल्कुल। और आपको लगता है कि रशिया की जो मिलिट्री माइट है, आपको पता है रशिया की मिलिट्री माइट का, जो रशिया की मिलिट्री माइट है उसके सामने तुर्की जैसा मुल्क सस्टेन कर पाएगा? सबसे पहले तो उसको डैमेज होगा। अमेरिका तो, आप ये सोचें, हमारे दोस्त ये सोचें कि अमेरिका तो अटलांटिक के उस तरफ बैठा हुआ है, और इंग्लैंड जो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है इस जंग को छेड़ने के लिए, वो उधर बैठा हुआ है, पूरा यूरोप क्रॉस करके बैठा हुआ है। असल तो फ्रंट लाइन पे जो मुल्क होंगे, और मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा तुर्की है आगे, क्या हाल होगा? और फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि पाकिस्तान अब रशियन कैंप में जा रहा है, और अगर तुर्की के साथ मसला हो गया तो पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाह है पाकिस्तान। और अब फिर आप बताएं पाकिस्तान इस टाइम पे कहाँ खड़ा होगा? कि तुर्की की तरफ जाएगा तो रशिया से दूर हो जाएगा और उसके इंटरेस्ट जाएंगे, और अगर रशिया की तरफ जाएगा तो तुर्की दूर हो जाएगा, और हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। पुतिन साहब का दौरा, हम पिछले प्रोग्राम में बोल चुके हैं, बिल्कुल आने को है, और हम इस सिचुएशन में जा रहे हैं। और हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से क्रिमिनल साइलेंस है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, यूक्रेन और रशिया वाले पे। आपको याद आया हम क्या बात करते आए थे? हमारी फॉरेन पॉलिसी फेंस पे बैठने वाली है, फेंस पे बैठने वाली है। हम ना इधर हो रहे हैं ना इधर हो रहे हैं। इसी वजह से ना ये वाले हमें कंसीडर कर रहे हैं, ना ये वाले हमें कुछ कंसीडर कर रहे हैं। ना हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है, ना हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है। ना हमारे मुतलबात मनाने के लिए ना ये खड़े होते हैं, ना ये खड़े होते हैं। यूनाइटेड नेशन में अगर एक बंदा आपको जो है वीटो करने खड़ा है, वो चाइना है। इसके अलावा तो आपका है क्या? कुछ भी नहीं। आपने एफएटीएफ में देख लिया, एफएटीएफ में आपके दोस्त ही नहीं है। अगर आपके 5, 6, 7, 8 दोस्त भी होते तो एफएटीएफ में अभी आप निकल चुके होते, व्हाइट लिस्ट में होते। तो सलमान भाई, फिर पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में क्या कर सकता है? लाइक पाकिस्तान को क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक अच्छा अपना किरदार अदा कर सकता है इसको डिफ्यूज करने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, ठीक है ना। इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप पर्टिकुलर बात करें रशियन और यूक्रेनियन वाले में, पाकिस्तान को हिमायत करनी चाहिए रशिया की खुल के। और बैक वक्त आप अपना फॉरेन मिनिस्टर फौरन भेजें अंकरा यानी तुर्की, और तुर्की को बोलें कि आप एब्सटेन कीजिए इस मामले में, खामोश रहिए, न्यूट्रल रहिए। और लॉन्ग टर्म में तो अच्छी बात तो ये कि लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे हटा के नेटो से निकल जाए। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम में अंकारा को जाके वहाँ पे बुलाइए जाए, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाए फौरन और बोले कि आप जो है वो स्टैंड दिखाएं। और आपका प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान को चाहिए कि वो फौरन जो है वो पुतिन साहब को कॉल करें और कहें कि हम आपके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं इस केस में, क्योंकि नेटो
का ट्रैक रिकॉर्ड है एग्रेशन का। नेटो और अमेरिका ने जो तबाही फैलाई है पूरी दुनिया में, आप चाहे सीरिया, लीबिया, आप मुझे बताएं बशार उल असद भी कहाँ होता अगर सीरिया में रशिया इंटरवीन नहीं करता। आपको याद है रशिया की इंटरवेंशन की वजह से सीरिया बचा है, आपको पता है ये बात। वरना सीरिया का भी वही हाल होता जो लीबिया का हुआ है या इराक का हुआ है, आपको पता है। तो वहां पर भी रशिया ने अपना वेट जो है वहां पे यूज किया, अपनी फोर्स यूज किया, अपना एग्रेशन किसके लिए, बचाने के लिए, डिफेंसिव। देखें आप, डिफेंसिव एग्रेशन की है उसने आके बचाया है बशार अल असद की हुकूमत को। और उसने अमेरिका को बोला है कि आप क्या वर्ल्ड पुलिस मैन है, आप जहां चाहते हैं जाते हैं, रिजीम बदल देते हैं, जहां चाहे जंग छेड़ देते हैं, 1 मिलियन लोग मार देते हैं। WMD आज तक प्रूव नहीं हुआ इराक में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले किसी को। आपने उसकी प्रिटेक्स यूज करके, गलत प्रिटेक्स यूज करके आपने 1 मिलियन आदमी मार दिया, इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको क्या, किसने लाइसेंस टू किल दिया हुआ ये? और ये अमेरिका को सामने आंखें में आंखें डाल के कोई नहीं बोल सकता सिवाय चाइना और रशिया के। आपको पता ही बात, किसी के पास इतना वेट नहीं है कि वो बोल सके। तो आपको पता है कि एक जालिम के सामने अगर कोई स्टेट खड़ी है तो आपको अपना साथ देना चाहिए। और ये आपका देखें, आपको रिलीजियस ड्यूटी भी है कि एक एग्रेसर है और दूसरा बचाना चाह रहा है, तो आपको उसकी तरफ खड़े होना चाहिए ताकि उसका वेट बढ़े। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये करना चाहिए, जैसे कि आपने पूछा क्या करना चाहिए, और फॉरेन मिनिस्टर को आपने भेजना चाहिए अनकरा, और उनको बोले आप देखें आप बिला वजह मारे जाएंगे, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो एज ए नेटो मेंबर आप तो बिल्कुल रशिया के सामने होंगे। और रशिया उस टाइम पे फिर ये नहीं देखेगा, रशिया ये देखेगा आपको एज ए नेटो मेंबर के तौर पे देखेगा रशिया आपको उस वक्त। तो ये पाकिस्तान को करने वाली बात है। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा और व्यूअर्स को बता दूं कि जो क्राइमिया वाला मामला है, देखिए क्राइमिया को में क्या हुआ था जब 2014 में, हमारा मीडिया क्या बताता है 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। हाँ, पूरी बात नहीं बताते, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ जल्दी से 1 मिनट में, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। ये 2014 में ऐसे ही जाके नहीं एनेक्स कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी एथनिक आबादी जो है ना ऑलरेडी क्राइमिया की, वो मेजोरिटी वो रशियन ही है जो एथनिक आबादी है। दूसरी बात देखें, ये जो सल्तनत थी ये इंडिपेंडेंट थी, और ऑटोमन के ज़माने में ऑटोमन ने क्या किया था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थी तो ऑटोमन का अपना इन्फ्लुएंस था उस ज़माने में, जब ऑटोमन अपने पीक पे था सल्तनत उस्मानिया। जब वो डिटोरिएट हुई उनकी पावर और रशियन और ऑटोमन की एक जंग हुई, आपको पता है 18th सेंचुरी में, उसके बाद क्या हुआ जब ऑटोमन अपनी जो है वो साख होते गए और जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अर्से तक ये इंडिपेंडेंट रही क्राइमिया की रियासत, और उसके बाद क्या हुआ रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया अपने साथ। तो ये 18th सेंचुरी से रशिया के साथ ही थी ये रियासत, अनटिल 1954 में रातों रात इस पेनिनसुला को दे दिया गया यूक्रेन को। 1954 में सोवियत यूनियन ने रातों रात इसको दे दिया यूक्रेन को। 2014 में अगर आप कोई चीज़ दे देते हैं और 2014 में अगर आप वापस लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई अभी एनेक्स किया। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखें, उस वक्त आपसे दिला दी गई थी। और सोवियत यूनियन का किसी दिन हम बात करेंगे, सोवियत यूनियन ने बहुत सारी रोल ऐसे प्ले किए हैं कि आपको लगेगा कि वो दोनों क्रीज के दोनों तरफ खेलते थे। सोवियत यूनियन कभी इधर होता था, मतलब ये ज़ायनिस्ट अलायंस के साथ तरफ होता था, और कभी इधर होता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इनका, बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है सोवियत यूनियन की। तो 1954 में सोवियत यूनियन ने मतलब ओवरनाइटली इनको दे दिया था यूक्रेन को, और 2014 में जब पुतिन ने वापस एनेक्स किया इसको, और आपको एक बात बताऊं मैं आपको, क्राइमिया की जो मेजोरिटी है वो एथनिक तौर पर रशियन है, वो रशिया के साथ रहना चाहते थे। तो पूरा मॉरल जवाब था पुतिन के पास उनको एनेक्स करने का, और फिर उन्होंने करके ब्लैक सी पे जो है दोबारा से रशिया की जो है वो सुपीरियरिटी हुई है। लेकिन ब्लैक सी आपको पता है लैंड लॉक है, और उसका एक ही मीडियम है मेडिटेरियन तक मिलाने का, और वो जो है वो तुर्की से होकर गुजरता है, इस्तांबुल से। और जब तक तुर्की नेटो का मेंबर है ये पॉसिबल ही नहीं है कि रशियन फ्लीट मेडिटेरियन तक जा सके। तो अगर तुर्की नेटो की मेंबरशिप खत्म कर दे और जो है वो रशिया से अच्छी दोस्ती हो जाए, तो आप यकीन करेंगे तुर्की के लिए भी अच्छा होगा, तुर्की के लिए भी सेफ्टी हो जाएगी, और रशिया और तुर्की के रिलेशनशिप अगर अच्छे होंगे और पाकिस्तान रशियन कैंप में चला जाएगा, यकीन करें ये चाइना इतना जबरदस्त, और ईरान भी, आप पूरा लैंड से भी आप बनाए, पूरा एक इतना जबरदस्त ब्लॉक बनेगा कि अनब्रेकेबल होगा, मतलब नेटो पेनिट्रेट नहीं कर सकता उसके अंदर फिर। लेकिन चूंकि हमारा वीक लिंक जो है
वीक लिंक ये है कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको किसी ने नहीं बताई होगी बात, कि तुर्की के हवाले से हम ये बात समझ रहे हैं ना। देखें, हम वही वाली बात सुनते हैं कि देखें जो गॉसिप्स होती है हमारे यहाँ कि भाई देखें सल्तनत उस्मानिया दोबारा बहाल कर देंगे वो। अब एक्चुअल में देखें प्रैक्टिकली बात क्या है। आपको सल्तनत उस्मानिया अगर बहाल करनी है, आपको पहले नेटो से तो आप निकलें, जालिम के कैंप से तो आप बाहर आए। क्योंकि अगर आपने ऑटोमन हिस्ट्री की बात करें, हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे क्योंकि उन्होंने डिटेल में नहीं इतना पढ़ा हुआ है मेजोरिटी ऑफ देम ने, और वो सिर्फ ड्रामों पे रिलाई कर रहे हैं। तो उन्होंने देखे कि अगर आप अर्तुगल और ये उस्मान ड्रामा भी आप देखें तो वो कभी जालिम के साथ खड़े होते थे क्या? कभी जालिम के साथ नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जालिम नेटो और वेस्टर्न अलायंस है। उसके कैंप में बैठना का मतलब क्या है? आप बाहर आ जाएं भाई, आप या तो आप इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। तो पाकिस्तान को ये करना है, और पाकिस्तान पे देखें मैं ऑयल प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपको पता है। और पाकिस्तान में आपको पता है गैस का क्राइसिस हो रहा है, रशिया आपकी बहुत ज्यादा मदद कर चुका है। और यूरोप कहाँ खड़ा है, मैं आपको ये भी बात बताता हूँ यूरोप कहाँ है। देखिए यूरोप रिलेक्टेंट है तुर्की के मुकाबले में। जो यूरोप है वो रिलेक्टेंट है, क्योंकि यूरोप को जो गैस की सप्लाई है, खासतौर पर जर्मनी को, आपको पता है जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो रशिया से जाती है। तो यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाह रहा एक्टिवली। हालांकि वो ज्यादातर जो है वो नेटो के मेंबर है, लेकिन वो एक्टिवली रिलेक्टेंट है, नहीं पढ़ना चाह रहे। उनको पता है कि उनका मफाद लगा हुआ है। तो अमेरिका और यूके खास तौर पे आपको देखिएगा बोरिस जॉनसन की दौड़े लगी हुई हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और बाइडन ने ये भी बोल दिया कि हम आपको पत्थरों के जमाने में पहुंचा देंगे। ये वही धमकी है जो पाकिस्तान को दी थी, याद है आपको? रिचर्ड आर्मिट्रेज आए थे मुशर्रफ के तौर पर और बोला था कि आपको हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इसी तरह की धमकी दी है जो बाइडन ने। जो बाइडन पे तो ये सूट भी नहीं करती, आपको पता है। सदर बुश का तो फिर भी कोई एग्रेसिव जेस्चर होता था, जो बाइडन को तो आपको पता है वो बैठे बैठे सो जाते हैं मीटिंग्स में, और उनको तो ये ना ही कहने तो बेहतर है वो, क्योंकि बिल्कुल भी उन पे सूट नहीं कर रहा है। और प्लस जो नहीं बताई जा रही बात, अमेरिका और नेटो ने बोला है कि हम आप पे सख्त से सख्त सैंक्शंस लगाएंगे। देखें मैं आपको बता रहा हूं, हम कितनी दफा बोल चुके हैं कि जो मदर ऑफ ऑल इविल है वो है इकोनॉमिक टेररिज्म। और इकोनॉमिक टेररिज्म का सबसे खतरनाक टूल ये है कि आप पे पाबंदियां लगा दी जाएं, माशी। ईरान पे देखिए क्या कर रहे हैं वो। और अब रशिया को बोला है कि पाबंदियां पे लगा दें। आपको क्या लगता है कि रशिया जो है वो इसको इसी तरीके से सॉल्व कर जाएगा इस पिल को, कि हाँ भाई आ जाए लगाते हैं पाबंदी? चाइना और रशिया मिलकर अब की दफा इन सैंक्शंस के अगेंस्ट आप देखें। और पता है वेस्ट ने क्या बोले कि ये जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, निफ्ट का जो पूरा सिस्टम चलता है, आपको पता है जो ये चेक्स की क्लियरिंग होती है, ये पूरा सिस्टम रशिया और चाइना अब इसको जो है वो अपना एक नया सिस्टम लाने लगे हैं। क्योंकि आए दिन उनको धमकी मिलती है कि हम आपको इस बैंकिंग सिस्टम से अलग कर देंगे, इस फाइनेंशियल सिस्टम से अलग कर देंगे, आपके यहाँ ना कोई पैसा जाएगा ना आएगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बैकग्राउंड में सारा काम किया हुआ है। मैंने आपको बताया 5 से 6 साल से वो डी डॉलराइजेशन की पॉलिसी पे चल रहे हैं चाइना और रशिया। और हम खुश होते हैं ना, हमारे जो है वो ज़र वाला के ज़खायर जो है $20 बिलियन हो गए, रद्दी रखी हुई हमने, रद्दी रख के हम खुश हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने क्या किया और हमें भी करना चाहिए, उन्होंने अपने डॉलर के जो ज़खायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते रहे। आपने लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात कही थी कि हमें भी यही करना जी चाहिए। जी, क्योंकि कल कला को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉलर तो रद्दी बन जाएगा, उनके पास होगा रियल वेल्थ गोल्ड और सिल्वर की शक्ल में या प्लेटिनम या और, वो तो कहीं भी चल पाएगा। और जो रद्दी होगी उसका कुछ भी नहीं होगा। और हम खुश हो रहे हैं रद्दी जमा करके। लिटरली अगर न्यूक्लियर वॉर जो है वो छिड़ गई तो ये डॉलर जो है वो रद्दी बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं आज। और हम रद्दी रख के खुश हो रहे हैं। इतने स्मार्ट लोग नहीं है हमारे यहाँ कि कम से कम स्लोली ग्रेजुअली ही अपने जो असासे हैं उनको आपको कौन बोल रहा है कि बेच दें, आप खत्म कर दें असासे? मैं तो आपको बात कर रहा हूँ कन्वर्ट करने की। आप बोल रहे हैं $20 अरब है आपके पास, आप ऐसा करें 50% जो है वो ग्रेजुअली वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। टोटल तो आपके जो रिजर्व होंगे वो 20 बिलियन ही होंगे ना। जी जी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि रजा बाकर हो या शौकत तरीन हो, ये इकोनॉमिक हिटमैन है। एक सिटी बैंक में काम करते थे और एक आपको पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भेजा हुआ यहाँ पे। ये बात समझने की है पाकिस्तान को और इस पे से लेसन्स लेने हैं। और ये ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस हाइक हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हमें हॉन्ट कर रहा है। तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए और हमें वाकई
हमें ये जो लोग बोलते हैं ना, आपको एक लिप्टार्ड हमारा एक तबका है पाकिस्तान में, वो सोचने का यार अपना तो मसला पहले हल कर दो। देखिए ये अगर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स अगर ऐसे चलती हो ना कि पहले मैं अपना सीधा कर लूंगा सब कुछ फिर आऊंगा, तो ऐसा नहीं है। सब चीजें पैरेलल चलती हैं अमर। अगर मैं आपको बोल दूं अमर कि यार एक काम करें, आप सब नौकरी वोकरी छोड़ें, पहले आप घर के पहले मामला हल करें, आप बोलोगे नहीं यार मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे अपना बिजनेस भी चलाना है, घर के भी मामला। आप सब पैरेलल चलाते हो कि नहीं चलाते? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। स्टेट भी ऐसी है, स्टेट भी ऐसी है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने तमाम रिश्तेदारों से जो है वो ताल्लुकात खत्म कर दिए, तमाम दोस्त यारों से ताल्लुकात खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म करके आप बोलो नहीं मैं पहले ऐसा नहीं होता। सब चीजें पर एग्जाम्पल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। स्टेट को भी सारी चीजें एक साथ देखनी होती है। तो ये जो लिप्टार्ड लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं पाकिस्तान पहले अपना देखे, ये आपको कन्फाइन करना चाह रहे हैं, ये आपको महदूद करना चाह रहे हैं, जबकि आपका रोल बड़ा है अगर आप समझे तो। और सिर्फ आप जब हिमायत करते हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या आएगा? रशिया की तरफ से आपको इकोनॉमिक पैकेज आएगा, मिलिट्री पैकेज आएगा। आप देखिए उसके इफेक्ट कितने जबरदस्त हैं, और वो तो आएगा। अगर आप अभी जरा आगे बढ़ के बात करें तो देखिए पुतिन साहब ने वैसे ही आना है, और उनको पता है कि ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, और यहाँ पे पाकिस्तान की मदद करनी है। उनको पता है, देखिए उनको पता है, जहां जहां उनको देखिए उनको पता था सीरिया में उनको इंटरवेंशन करनी है, वरना अमेरिका तबाह कर देगा एक और कंट्री को, तो उन्होंने इंटरवीन किया। और मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि वो क्राइमिया वाला भी। और दूसरी बात यह है कि एक और बात, जब 1962 में क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुआ था, आपको पता है क्यूबा में सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, मतलब यही जो कि इन्फ्लुएंस बाय रशिया थी उस जमाने में, सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी क्यूबा में, आज तक उसके असरात हैं। तो जब उसकी मदद करने के लिए सोवियत शिप्स मिसाइल लेके आ रहे थे, जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, तो क्यूबा आपको पता है कि अमेरिका के साउथ में, यूनाइटेड स्टेट्स के। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स की और कैनेडी की हुकूमत थी उस वक्त अमेरिका में, कैनेडी प्रेसिडेंट। तो जब सोवियत जो है वो जहाज मिसाइल और वो सब लेके आ रहे थे क्यूबा में नस्ब करने के लिए, क्योंकि अमेरिका थ्रेट कर रहा था और इनसर्कल कर रहा था कि क्यूबा को बोला था आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे बैकयार्ड में जो है सोवियत यूनियन को लाके नहीं बिठाएंगे। तो उस वक्त तो आपने यही मौका अपनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने और वेस्ट ने कि भाई मेरे जो है बैकयार्ड में आप लाके ना करेंगे नहीं करें। और फिर आखिर में सोवियत जहाज जो है वो ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो वापस हो गए थे, वो निकल पड़े थे रशिया से, और फिर वो रास्ते में वापस हो गए थे, उन्होंने यू टर्न लिया था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो उसी सेम प्ली पे आप ये देखें कि आप रशिया की इंसर्कलमेंट कर रहे हैं, यानी रशिया के अब आप बैकयार्ड में सारे मिसाइल नष्ट कर रहे हैं और रशिया को बोल रहे हैं कि टॉलरेट करो। 62 में जब आपके साथ ये हुआ था कि सोवियत यूनियन उनकी कॉल पे, और वो भी क्यूबा की कॉल पे जब आया था मिसाइल नष्ट करने के लिए, उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो गई थी और आप बोले थे मेरे बैकयार्ड में नहीं आ सकते आप। आपके बैकयार्ड में नहीं आ सकता कोई, लेकिन आप सबके बैकयार्ड में आके बैठ सकते हैं। ये आपको किसने राइट दिया है? सही बात, सही कह रहे हैं बिल्कुल। आपको इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात सुनने को मिलेगी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को ये पता भी हो कि क्यूबन क्राइसिस हुआ क्या था और मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था, और इसको कंपेयर कैसे करना है अभी के यूक्रेन और रशिया की। हमारे मीडिया पे तो खैर वैसे ज्यादातर वो टिकटॉक स्टार्स को डिस्कस किया जाता है ना, वो थोड़ी ये इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करेंगे सामान में, मतलब क्या हो गया, वो यूजुअल काम से हटके थोड़ी करेंगे काम, उन पे काफी जी बर्डन आ जी जी जाएगा। जी 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 बहुत उन पे बर्डन आया था, और उनको अपना जो दिमाग का पोर्शन है वो यूज करना पड़ जाएगा ना। वो तो अनयूज ले जाना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि अनयूज ही ले जाएं वापस कबर में, वो यूज ना जी करें। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये इसका ग्रेटर जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्राइमिया वाला मामला, और रशिया बस ये चाहता है, हाँ बॉटम लाइन ये है, रशिया ही चाहता है कि यूक्रेन नेटो के कैंप में ना चला जाए। और अगर कैंप में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फिर नेटो की जुरिस्डिक्शन बन जाएगी, नेटो की जुरिस्डिक्शन बन जाएगी यूक्रेन, और वो फिर जो चाहेंगे, जो वेपन चाहेंगे, जो मिसाइल चाहेंगे, वो वहां नस्ब कर सकेंगे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये नहीं चाहता रशिया। अब जाहिर सी बात है, आपके बराबर में कोई होस्टाइल एनिमी आके बैठना चाहेगा तो आप थोड़ी उसको बैठने देंगे। और आप भी साबिक सुपर पावर रहे हो, और अभी भी आप उभरती भी सुपर पावर हो, आप चाहेंगे कि हो एटलीस्ट रशिया जो है वो एक्सपेंशनरी मूड में नहीं है। और वेस्ट में आप पूरा देख लें, बीबीसी और सीएनएन को खोल के देख लें, आजकल आपको पूरा ये नैरेटिव और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रशिया जो है वो इन्वेड करना चाह रहा है, इन्वेड करना चाह रहा है यूक्रेन को। रशिया के प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इन्वेड करने नहीं चाह रहे, पर ये हमारी रेड लाइन है। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बराबर में आके आप मिसाइल लगा दो, तमाम तरह के क्रूज मिसाइल और सारा सब कुछ, और हमें बोलो कि हम चुप करके बैठे रहें। अब ऐसा भी नहीं होगा।
जाहिर सी बात है, यानी वो भी वो प्रियम कहीं पे इन्वेट करना नहीं चाह रहे और ना ही अपने मफादात पे किसी को इन्वेट करने देंगे वो। जी, जी, प्रिसाइज़ली वो अपने मफ़ाद पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आपको ठीक है, आपको ताल्लुकात रखने नेटो से रखें आप, पर मेंबर मत बने, क्योंकि मेंबर बनने का मतलब है कि आप यूज हो जाएंगे। यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आ रही। आप यूज कैसे हो जाएंगे? वो तमाम वेपनरी और सब कुछ लेके आ जाएंगे और आपको यूज करेंगे। और यकीन माने, पुतिन ने कहा है नेटो और वेस्ट को मुखातिब करके, और यूक्रेन के अवाम को मुखातिब करके कहा है पुतिन ने, कि आपको लग रहा है कि नेटो को और अमेरिका को आपके अवाम की फिक्र है? 1% भी आपकी अवाम की फिक्र नहीं है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कह रहे थे हमें इराक के अवाम की फिक्र है, क्योंकि सद्दाम हुसैन उन पे डिक्टेटर बैठा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? 1 मिलियन लोग मरे, 1 मिलियन लोग स्लॉटर हुए हैं। तो सही, इनके बिल्कुल बाद, सही। हाँ, तो और इमरान खान साहब को तो वैसे भी देखें, एक और अच्छी बात है, रिसेंटली पुतिन साहब ने, जो आपको पता है, ब्लास्फेमी पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता और बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी भी मजहब के प्रॉफिट को, और इंक्लूडिंग आप वसल्लम की बात की उन्होंने, कि उनको उनकी कैरिकेचर बनाया जाए, उनके कार्टून बनाए जाए और उनको रिडिकुलर किया, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं वो तो बोल रहा हूँ कि इस जेस्चर के रिस्पॉन्स में ही इमरान खान साहब जो है वो पुतिन को ये जेस्चर दे दें कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हम आपकी हिमायत करते हैं, क्योंकि आपने इस मौकफ पे हमारी हिमायत की, हम आपकी हिमायत करते हैं। देखिए कितनी जबरदस्त रेसिप्रोकेसिटी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल कंपैरिजन हो जाएगा इस बात का, और उनको भी अच्छा लगेगा कि देखें यार, हमारी बात ये देखें, हमारे मौकफ की तायद कर रहे हैं, हमें भी इनकी मौकफ की तायद करनी चाहिए, जो कि जस्ट है, क्योंकि एग्रेशन को रोकना है। और उसके सही। पीछे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मैंने ये सारी आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, डेरिवेशन बताई कि ये सब कुछ चल रहा है। तो ये है, और हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल दावत देंगे इस बात की कि इसके बारे में मजीद रिसर्च कीजिए, अपनी जो कैपेसिटी है सोचने की और रिसर्च करने की बढ़ाइए, क्योंकि इन सब का ताल्लुक घूम फिर के आपसे बनता है, एज ए उम्मा बनता है। आप जितने, देखें, एक मुसलमान जितना अच्छा इन्फॉर्म्ड होगा, जितना जितना वो ज़्यादा पढ़ेगा, जितना वो सोचेगा, जितना वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तफक्कुर करेगा, यही आपको बोला गया है। कुरान में कई दफ़ा आपको कहा है कि आप फिक्र करें, तफक्कुर करें, तहकीक करें। बिल्कुल, ये इसको रिलीजियस ड्यूटी के तौर पर ले लें, और करके फिर आप अपनी उम्मा को के मफादात भी सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने कंट्री के मफादात भी सेफ गार्ड कर सकते हैं, और इंडिविजुअली अपने भी मफादात सेफ गार्ड कर सकते हैं। अगर आप जितने ज़्यादा इन्फॉर्म होंगे तो ये विन विन है आपके लिए, ये विन विन सिचुएशन है आपको। तो कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में रिसर्च कीजिए, मज़ीद इस स्ट्रीम को आगे बढ़ाइए। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक फैला सकें इसको फैलाते हैं, कोशिश भी करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस काफ़ी वाइड है, उन तक ये बात पहुँचा सके, ताकि उनको भी ये एक जो है वो स्टिमुलस के तौर पर, ये एक सोचने के तौर पर एक रे मिले, कि वो भी उस लाइन्स पे सोचने की कोशिश करें। तो ये हमारी एक छोटी सी सही थी, अल्लाह ताला हमें इसे कबूल फरमाए। जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई और तमाम तर व्यूअर्स के लिए भी कि उन्होंने इस चीज़ को सुना और जिस तरह से सलमान भाई ने तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन किया रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल सिचुएशन जो है वो समझ में आई होगी, और जिस तरह से सलमान भाई ने कहा कि आप जो है वो दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं और अपनी सोच का वो हिस्सा खोल सकते हैं, जिससे आप न सिर्फ अपने मुल्क के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से चीज़ों को समझ सकें, ताकि आप बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकें तमाम तर चीज़ों को। तो उसके लिए आप दूसरे लोगों को इस बज़म में, इस महफ़िल में शामिल कर सकते हैं, शेयर करके। हमारी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो आप देख भी सकते हैं। हमारा फेसबुक ऑफिशियल पेज है facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा। यहाँ पर जाकर आप जो पिछले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। हम क्योंकि लाइव प्रोग्राम करते हैं, किसी भी किस्म का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता इसके अंदर। हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है, एंड देन रिसर्च के बाद हम तमाम तरह का आपके सामने ला रहे होते हैं विद सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ किसी चीज़ पे तनकीद कर देना या किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर देना सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता। उसका सॉल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग हमें शायद ये भी कहते होंगे कि आपकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ जाती है तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग में तो शायद इतने लोग ना हों हमारे साथ मौजूद, लेकिन ये कि हमारे पास जो लोग रिकॉर्डेड वर्जन्स देख रहे होते हैं, उनकी काफ़ी तादाद होती है और वो फीडबैक भी हमें दे रहे होते हैं। तो इसके कतई नज़र के लोग हमें कितना देख रहे हैं या कितनी हमारी व्यूअरशिप है या कितने लोग आ रहे हैं, हम अपने काम को जो है हम कोशिश करेंगे हम इसको जारी रखें, क्योंकि हम इसको समझते हैं कि हम अगर किसी एक इंसान की भी सोच को तब्दील करने में कामयाब हो गए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाले वक्तों में आप इस चीज़ को समझेंगे और हमारा साथ देंगे।
और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर देंगे। मुझे और सलमान भाई को आज की इस तोहफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 54 से इजाज़त दीजिए। ट्विटर पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, नीचे जो टिकर चल रहा है उस पे हमारी ट्विटर हैंडल मौजूद है, ताकि आप हम जो भी पूरे वीक के अंदर जो भी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तोहफ़ा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। जी सलमान भाई। हाँ जी सलमान भाई। जी भाई।